गाना शुरू होने से पहले आलाप गला जो साफ करते हैं, तो हकीम अलाउद्दीन ने थोड़ा सा माहौल गर्म करा तो थोड़ा आसान रहते हैं। अभी माशाल्लाह, मैं जब टॉपिक कई भी टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो सर बोला आप बहुत बिजनेसमैन हो गया, आप लेक्चर्स को कैश यानी कि पेमेंट लेता है, पैसा लेता है ना। बोला यूनानी और मदरसा को ये बड़ा बदनसीबी है कि ये सब फ्री में मिलने की वजह से मदरसा का भी कोई पढ़ाई या मदरसा में जो पढ़ता है ना बगैर पैसे से, तो उसका भी कीमत नहीं। अब यूनानी को भी हमने इतना मुफ्त करके रखे, मैं बोला जो पढ़ना चाह रहा है वो उसको भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। इसलिए हमने ये जो लेक्चर जो चल रहे हैं तकरीबन 2-3 साल से, मैं समझता हूँ 96-97% हमने इस लेक्चर को मेंटेन रखी। कभी कभी गेस्ट लेक्चर्स भी आते हैं, मैं अक्सर इनको कहते हैं जब हकीम अलाउद्दीन को दूसरे को भी लाया करो, क्योंकि हमको कोई सब्जेक्ट की या विषय की या मादे की कमी नहीं। हम सालों साल गुफ्तगू करने के लायक अपने पास सामान है, मादे है। तो ये लेक्चर्स हमने चालू इसलिए कि गूगल वे वगैरह में इनको शायद पे करने में पैसा लगता है, तो वो हिसाब से वो मांग रहा है। थोड़ा सा एक तरतीब भी हो जाता है ना भाई, हम लोग ऑल्सो वी आर ऑल द पार्टिसिपेंट। जैसे कि मैं पेएबल भी है, नॉन पेएबल भी, इन हाउस एंड ऑफलाइन ऑनलाइन सब करते रहता हूँ, जहाँ जहाँ हो सकते, जिसको जिसको हो सकते, सब अपने अपने हिसाब से जुड़े हुए। एनीवे, इसमें कोई चीज नहीं, दो धाराएं नहीं, हम लोग को पढ़ना है, सीखना है कोई भी तरीका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि आप सीखने के लिए अगर चाइना भी जाना है तो जाना ही है। तो अभी तो चाइना भी न जाने की या केरला आने की या दूसरा कहीं जाने की जरूरत नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे पास एक मोजिजत नुमा टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, जो आज ये एक 100 साल पहले मैं हमेशा कहता हूँ नबियों को जो नहीं दिया है मुजीजत, नबियों को, वो एक आम इंसान को, रिक्शा चलाने वाले को भी ये मुजीजत हाथ में है। तो इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर भी रहे। बहरहाल हमारा टॉपिक आज एक अच्छे टॉपिक है वो। अक्सर ये होता है कि टॉपिक क्या रखूं, किस टॉपिक के ऊपर बातें करूं। तो टॉपिक वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी टॉपिक में मजा आता है। नहीं कि सरसरी तौर पे सर वो उधर की, तो सवाल एक परफेक्ट अगर रहा तो जवाब भी इसमें परफेक्ट आता है। अब ये एक सवाल ये कि हिमेटोलॉजी, मैं अक्सर मेरे लेक्चर्स में ये बात करते रहता हूँ, जैसे हिमेटोलॉजी और यूनानी को अगर किसी ने बाकायदा कोरिलेट करना सीखा तो अच्छे अच्छे करामात दिखा सकते हैं आज के दौर में तिब में। कि याद रखो ये वर्ड, अच्छी अच्छी करामात दिखा सकते, क्योंकि हमने उसको मॉडर्न मेडिसिन के जरिए या मॉडर्न तरीके से या मॉडर्न तौर पर उसको सीख के रखे। हम अपनी एक तरफ अपनी यूनानी को भी सीख के रखे। दोनों तिब है, दोनों का मौजू बदन इंसान है। ये नहीं कि एक अलग जानवर है या दोनों का मतलब सेहत है, सही करना है, कोई तरीका इस्तेमाल करो। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ जराए या तरीके, अपने मार्कस तक पहुंचने के सेम वे मंजिल सबका एक ही है, मतलब आदमी को सेहत याब होना या सेहत देना, लेकिन तरीका अलग है। अगर मंजिल अगर है कि तो कहीं ना कहीं एक इंसानियत, एक कॉमनलिटी, एक कॉमन फीचर्स तो होना चाहिए ना सब में, वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज कहते हैं कि साइंस कभी कभी हमको बहुत नेमतें अता की। आज आप जो बात कर रहे भी साइंस है, साइंस हमको फायदे भी दिए, साइंस हमको नुकसान भी दिए। क्योंकि साइंस कुछ जगह पे तजुर्बा होता है, फाइंडिंग्स नहीं होता है। उसमें खास तौर से हम जानते हैं कि साइंस सबसे ज्यादा नुकसान दिया होगा मेडिकल फील्ड को। फायदा दिया है लेकिन उतना नुकसान भी दिया। तो नुकसान क्यों हुआ वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ।
तिप इंसान को, तिप की साइंटिफिक एडवांसमेंट, बहुत सारे आगे एडवांसमेंट, जैसे रोबोटिक सर्जरी से लेके बहुत सारे एडवांसमेंट हुआ इस फील्ड में, लेकिन सादा तरीके से अगर इसको अगर मुताला करेंगे तो इसको बहुत नुकसान भी दिया मतलब साइंस ने। हमेशा याद रखने का, तिप जब पढ़ते थे उसूल तिब्बो या अल कानून, कई जगह पे तिप के तारीफ में ये लिखा है कि तिप तजुर्बा और मुशाहिदे के ऊपर मबनी है, साइंस बताया नहीं उधर। साइंस का डेफिनेशन क्या है, कोई चीज जब करता है मुसलसल उसको सेम रिजल्ट होना चाहिए, एक ही जगह पे एक ही सेम रिजल्ट होना चाहिए, और उसको बाकायदा बार बार उसको रिपीट करने के बाद भी उसको सेम रिजल्ट आना चाहिए, उस चीज को हम साइंस कहते हैं। एक सरसरी तौर पे उसका डेफिनेशन। अगर आप टिप को देखेंगे, एक ही चीज बार बार सेम सेम जगह पे कोई आता ही नहीं, साइंस की उस बहुत जगह पे उतरता ही नहीं, क्योंकि इंसान की मिजाज मुख्तलिफ लोगों के मिजाज के हिसाब से, चारों मिजाज के इंसान है, चारों एक एक चीज से जो मुतासिर होते हैं वो अलग अलग है। जैसे एक आदमी बीफ खाने से उसका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, एक आदमी सुबह शाम यूरिक एसिड खा रहे, उसको भी उसके यूरिक एसिड नहीं बढ़ रहे। अलग अलग बीमारी अलग अलग होते, एक ही घर में एक आदमी बीमार पड़ते दूसरा बीमार नहीं पड़ते। मतलब कोई भी चीज उठा के देखो, कुछ लोग को डायबिटिक फूट होते हैं, कुछ लोग को डायबिटिक होने के बावजूद भी उसको डायबिटिक फूट नहीं होते हैं, किसको डायबिटिक के प्यास आते हैं, भूख लगता है, किसी को अलामत ही नहीं रहती। यानी कि बहुत सारे चीज अलग अलग लोगों में अलग अलग पाए जाते, तो हम उसको कैसे एक साइंस की टोकरी में या उसकी कटोरी में कैसे खड़ा कर दो, कैसे खड़ा कर दो। जैसे आप खून के बारे में उठा के देखो, खून के अंदर भी बहुत सारे जगह पे हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू लिखा रहता है रिपोर्ट में। ये कभी ये नहीं लिखना चाहिए नॉर्मल वैल्यू, ये गलत है, ये लिखना चाहिए एवरेज वैल्यू। यानी कि 100 लोगों का बीपी या 100 लोगों का शुगर चेक किया तो वो 120/80 डायस्टोलिक होना चाहिए, एक 40 या 60%। बाकी लोग का, कुछ लोग को 170 रहते, कुछ तो पैदाइशी तौर पे 140/100 रहता है। इस हिसाब से आप पूरी केमिस्ट्री को उठा के देखो, उसकी कोलेस्ट्रॉल से लेके उसकी बायोकेमिस्ट्री पूरा उठा के देखो, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहता है वो। अपनी पेशे के हिसाब से, ऑक्यूपेशन का से अलग रहते, उम्र के हिसाब से अलग रहता है, मौसम के हिसाब से अलग रहता है। हर इतिबार से बायोकेमिस्ट्री यानी खून की केमिस्ट्री बदलते रहते फक्तन फवक्तन। सुबह का केमिस्ट्री नहीं रहते दोपहर में, एंग्जाइटी में ब्लड की केमिस्ट्री बढ़ जाते, डिप्रेशन में केमिस्ट्री बढ़ जाते, दवा खाने से केमिस्ट्री बढ़ जाती, मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल इश्यू से, इमोशन से ब्लड की केमिस्ट्री बढ़ जाती। हमने ये सब चीज को ध्यान रखे ही नहीं, हमने एक पैरामीटर बनाया, इसमें इतना होना चाहिए। मेल और फीमेल या सब मेल और फीमेल में कुछ जगह पे लिखा रहता है, लेकिन एज के इतिबार से, मौसम के इतिबार से कोई चीज की कोई चीज नहीं। तो हमने एक ढांचा बनाया, इस ढांचे ने हमको बहुत तकलीफें दी। मैं हमेशा मजाक के तौर पे कहते कि दुनिया की तमाम लेबोरेटरी के ऊपर अगर गैसलेट या पेट्रोल डाल के अगर जला दिया जाए तो पूरा दुनिया में 80% सुकून से जी रहा होगा। आज परेशान रिपोर्ट से, सेहत से कोई परेशान नहीं है। दर्द होगा कुछ तो कुछ, तुम जितने भी तुम्हारे पास पेशेंट रहते हैं उसका एक जायजा उठा के देखो, एक रिसर्च करके देखो। 100 पेशेंट आया, 100 पेशेंट के अंदर जिस्मानी कंप्लेंट, मतलब एक बर्दाश्त के हद तक, एक छोटा मोटा कभी दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, गैस की शिकायत होंगी, कहीं खांसी होंगी, यानी अपने आप को बर्दाश्त करने की शिकायत होती। लेकिन उनकी प्रॉब्लम फाइल, रिपोर्ट, रीडिंग, लेबोरेटरी, ये सब चीज से वो परेशान है। जब हम कोरोना हो गया तो 2 साल कोरोना के टाइम पे कोई लेबोरेटरी नहीं गया, तमाम आईसीयू खाली था, अस्पताल खाली था। क्या क्यों वहां क्यों? बाईपास सर्जरी जहाँ डेली 10-10 होता था, वो एक भी बाईपास सर्जरी महीनों से नहीं हुआ, हम लोग सब जिंदे।
जिंदा है, कोई किसी को इश्यू ही नहीं हुआ। अब दिमागी तौर पे जैसे फ्री मेडिकल कैंप में फ्री मेडिकल चेकअप हो रहे, एक आदमी की खून अगर चेक किए, कहीं न कहीं उसकी कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, थायराइड या एलएफटी कहीं न कहीं ऊपर नीचे रहते कि गिराक मिल गया, एक बकरा मिल गया। अब हम लोग को ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम लोग साइंस के ऊपर भरोसा मत करो, साइंस की फायदा मत उठाओ, वक्त के हिसाब से मत चलो, ये नहीं कह रहा मैं। ओवर स्मार्ट मत बनिए अपनी सेहत के साथ, अपनी जिस्म के साथ। ये सबसे बड़ा स्मार्ट जिस्म है इंसान की बदन जो अल्लाह ने बनाया। अशरफुल मखलूक है और खलीफा भी, ये एक्स्ट्रा स्मार्ट है। इस स्मार्टनेस को छोड़ के हम मशीन को और स्मार्ट बनाए। मशीन अगर बता रहे पागल है तो पागल की दवा खाना पड़ेगी। तुम कितने भी सर पटाओ, सर मैं पागल नहीं, मैं परफेक्ट, नो, रिपोर्ट के हिसाब से पागल है। खुदा ने अभी तक पागल की या पागलपन की रिपोर्ट की मतलब जांच नहीं आए। याद रखो, अगर वो आ गया ना हम लोग में से कि जो 120 डॉक्टर लोग ये सुन रहे, सब दवा खाना पड़ेगी। कई लिथियम की क्वांटिटी देख के, लिथियम देखते थे कुछ लोग, लिथियम देख लिए या कुछ और देख लिए। ना ना ना, डॉक्टर तो कितने बड़ी होशियार रहने दो, कितने बड़ी नेदा रहने दे या हीरो रहने दे, लेकिन तो पागल है। अल्लाह ने बचा के रखा अब तक, याद रखना ये कि हमारे बच्चे बच्चे पागल की देखी थोड़ा भी हरकत देखे, चलो लिथियम बढ़ गया। तुम उठा के देखो इंसान को हमने क्या किए इस दौर में। इस दौर में हमारी तमाम बीमारियों को एक कागज में कन्वर्ट कर डाला। इतना बड़ा भयानक मतलब एक पॉलिटिक्स, एक सियासत है। देखो, पेशेंट खुद भी मुंह खोलना नहीं चाह रहे। पेशेंट आके अपनी फाइल अपनी डॉक्टर के सामने रख देते, सर ये फाइल देख लीजिए सर। अरे यार, फाइल देखना है तो तुम इतनी तकलीफ से इधर क्यों आए डॉक्टर के पास? फाइल भेज देते व्हाट्सएप में, तुम्हारे आने की क्या जरूरत है बीच में? तुम तो कोई तकलीफ से नहीं आए, तुम्हारा तकलीफ तो रिपोर्ट में। तुम ऐसी लोग को मजाक में ये कहते हैं कि भाई काम करो, कि पूरी रिपोर्ट मुझे दे दो, या तुम्हें भट्टी में डाल देता, जला डाल तो पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाए। या तुम एक काम करता हूँ, मेरी जो स्टेनोग्राफर है उससे मैं टाइपिंग करके आपको एक नया रिपोर्ट देता हूँ। पब्लिक को कुछ नहीं, बस मुझे ना सर वो कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी बोलो सर आप, ये सब कुछ भी भाषण दो, लेकिन मुझे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज और मौत। जितने भी आप उठा के देखो हमारी यूनानी में तफ्तीश की जो तरीका है, ये मॉडर्न में भी था क्लिनिकल चैप्टर बोल के, वो आजकल तो कोई क्लिनिकली पूछता नहीं। तुम्हारी पर्सनल हैबिट, मोशन क्या है, यूरिन आउट क्या, मोशन का कलर क्या है, या यूरिन का कलर क्या, बराबर सोया है क्या, ये सब चीज आज नहीं पूछते। आप डायरेक्ट फाइल खोलता है, बोले सर ये बढ़ गया। पेशेंट खुद बोलते हैं सर को जरा और आसान करके दे, सर देखिए वो थोड़ा थायराइड कम हो गया लेकिन कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया, लेकिन ये जो एलएफटी थोड़ा, वो सब आदिवासी भी आएंगे ना तो अपनी उंगली से मदद से दिखाएंगे वो, क्योंकि सर को थोड़ा जल्दी जल्दी देख ले, सर ये देखिए सर ये बढ़ गया, सर ये घट गया, सर ये दवा से अच्छा है। बस वो क्या है, जरा टिप का डेफिनेशन उठा के देखो। टिप का डेफिनेशन रिपोर्ट सही करना है कि मरीज की कैफियत सही करना। तो यूनानी तरीके इलाज में डायग्नोसिस की जो तरीका था, हिस्ट्री के बाद में, मुआयने के बाद में, बोल और बरास, नब्स, बोल और बरास, नब्स से जो अंदाजा कुछ मिल गया, बलगमी है क्या, सफरावी है क्या, फिर वो बरास या बोल की जो कैफियत से थोड़ा और तुमको साथ दिए, तो बोल और बरास। लेकिन आजकल लेबोरेटरी आने की वजह से कोई पेशाब के रंग पूछता नहीं, किवाम नहीं पूछता है, तो हम लोग बोलते हैं हमारे से हाईली साइंटिफिक, ठीक है वो हाईली साइंटिफिक है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर बोर्ड को चेकअप किया पता चला रूटीन में एल्बुमिन है, पसल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, बाइल साल्ट है, बाइल मतलब एक्सट्रीम साइंस है, गुड, वेरी गुड। लेकिन कभी पेशाब देख के आंखों से एक रिपोर्ट ये नहीं कहते कि तुम्हारी लीवर में थोड़ा हिद्दत है, जिगर सफेद पेशाब निकल रहा है, एकदम सफेद, बिल्कुल मतलब अंबर कलर नहीं है बिल्कुल, तो जिगर में या मैदे में थोड़ा बरूदत की गलबा है, या थोड़ा सा जिगर में हरारत की गलबा है, ये कभी मशीन हमको नहीं बताते। बारास की शक मतलब उसको मॉर्फोलॉजी देख, उसकी केमिकल एनालिसिस करके हमको कुछ भी बता सकते। तो बेसिकली हम लोग
मॉडर्न साइंस से दूर होने की, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन से टक्कर लेने की हिम्मत हमसे क्यों निकल गया? हम ये सब रिपोर्ट पढ़ने के बाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या दवा दो? हमारी कितने भी ऑथेंटिक किताब रहे, अल कानून रहे दो, किताबुल मंसूरी, हावी, कोई भी ऑथेंटिक किताब हो, लिटरेचर हो, या हमारी मैन्युस्क्रिप्ट उठा के देखो, वहां बीमारी को डायग्नोसिस करने के तरीके में नब्ज बोलो बरास के अलावा कुछ नहीं, उसमें हम माहिर भी नहीं है। फायदा मिला है क्या, ये कैसे फिर हम अंदाजा लगा सकते? वो अंदाजा नापने के लिए बीमारी की प्रोग्नोसिस, कितने हद तक मेरी दवा काम किया, वो ये केमिस्ट्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे तोलने के लिए, नापने के लिए। ये आला है। प्रोग्राम के अंदर देखो देखो कोई चीज को मैं हमेशा याद रखता, वी आर एन हकीम। हम बाहर की हलचल से कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, आज क्या कर रहे हैं, साइंस क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रहे हैं, दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, इस चीज के ऊपर आप ध्यान मत दो। तुम एक हकीम है, तुम तुम्हारे तजुर्बे के ऊपर ध्यान दो। मैं मेरे तजुर्बे के हिसाब से मरीज को ट्रीट करता हूँ। अब हीमोग्राम के अंदर अगर सपोज बहुत कॉमन एक चीज है एचबी, एचबी तो हम सब लोग जानते हैं, उसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं जानने के लिए, वो कभी लेबोरेटरी भेजने की जरूरत नहीं, कंजक्टिवा देख लिए, चेहरा देख लिए तो समझ में आते 10 के नीचे अगर है तो, 10 के नीचे अगर है तो हम बोलते हैं एनीमिया, सूल, कीनिया या जो भी किल्लत दम, तो हम लोग मुअल्लिदे दम दवा इस्तेमाल करते, खास तौर से गरम तर मिजाज की दवा देते या गिजा देते। अब मॉडर्न में और यूनानी में फर्क क्या? मॉडर्न वाले अगर किसी को खून की कमी तो डायरेक्ट आयरन टैबलेट लिख के देते और सप्लीमेंट लिख के देता है, और कभी उससे भी खून अगर नहीं बढ़ रहे, 5 नीचे के हैं, तो यहाँ तक कि बोन मैरो भी तोड़ के दे देते, बोन मैरो तक फोड़ देते। अब यहाँ हम यूनानी की कंसेप्ट आज हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज के अंदर हमारा ध्यान जो रहते लीवर और मैदे के ऊपर। अगर किसी को अनीमिया है तो आप बजाय आयरन टैबलेट की जगह उसको एक डाइजेशन का दवा भी हम लोग सपोर्ट में देता है, जैसे देबीदुलवर दे तो मोमियाई दो, दीनार हो तो मोमियाई दो। यानी कि आपको पानी नहीं है, पानी भरने से पहले ये जरूरी है कि कोई खड़ा खड्डा तो नहीं मतलब बाल्टी के अंदर, तभी भरना। उसके बाद भी अगर पानी नहीं भर रहे, यानी किचन में रॉ मटेरियल आ रहे, बनाने वाला भी है, अगर स्टोव नहीं है तो स्टोव खराब है, स्टोव है खाना बनाने वाला नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, खाना बनाने वाला भी है, स्टोव भी है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है। ये चीज के हिसाब से आप एनीमिया को ट्रीट करो, लिखते ही आप आयरन की टैबलेट गोली मत, क्योंकि हम हकीम है, हिकमत से खाली नहीं होना चाहिए कोई चीज। तो सर ये आपने तो खून बढ़ाने की दवा दी, साथ में तो खाने की तरतीब बताओ, मिजाज को फाइंड आउट किए कौन सी मिजाज की पेशेंट है, उनकी रहन सहन, असबाब सित्ते ज़रूरिया की सपोर्ट दो, उसके साथ में इसको आयरन टैबलेट देना है तो दो, नहीं तो फिर जिगर का इसलाह करो, मैदे का इसलाह करो, या कोई एक्सट्रीम ब्लीडिंग तो नहीं, उसको हाबिस का भी दवा से कम करो। तो ये एचबी की जो इम्पोर्टेंस है पुराने जमाने से ही आदमी को छोटी मोटी चीज से फाइंड आउट कर सकते, हीमोग्राम को भेजने की जरूरत नहीं। अब रहा सवाल टीसीडीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट, ये बोलते काउंट बढ़ गया बोल के बहुत सारे लोग, जो कीड़ा बढ़ गया बोलते हैं, खून में कीड़ा बढ़ गया, जो अनपढ़ लोग बोलते कीड़ा बढ़ गया, यानी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया बोल के डरा देते। बुखार आ गया तो बुखार आ गया तो ठीक बोल के बुखार की गोली नहीं दे रहे, सियासत देखो, बुखार बढ़ गया नहीं, आपकी ब्लड की काउंट बढ़ गया, तो पेशेंट डरता है ब्लड की काउंट। अरे ब्लड की काउंट बढ़ने के लिए, जब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, बेरोज एंटीजन तुम्हारी बॉडी में दाखिल हो गया, ये दाखिल होने के साथ में बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ना। अरे डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ना डॉक्टर अपने दिमाग में रखो और दवा तो मरीज को क्यों बोल रहे हैं कि मरीज को वापस डरा रहे, ये बुखार नहीं है, तुम्हारी खून की काउंट बढ़ गई, इस वजह से तुमको प्रॉब्लम। तो बेचारा हर डॉक्टर के पास परेशान आके बोल, सर डॉक्टर साहब ने बोला मेरा काउंट बढ़ गया, खून के अंदर कीड़े का मिकदार बढ़ गया या घट गया, पेशेंट परेशान रहते हैं। बोलने का तरीका देखो, भाई बुखार है, डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा क्योंकि डिफेंसिव मैकेनिज्म है, तुम्हारी ज्यादा बढ़ गई, बोले तुम्हारी इम्यूनिटी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे वो हिसाब से तुम्हारे डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया,
या तुम्हारी प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए, क्योंकि ये डेंगू फीवर है, तुम्हारा प्लेटलेट्स कम, सर प्लेटलेट्स काउंट कम होना ये आपको मालूम है, ये आपको, ये हम बोल देते हैं ये सर ये सफरावी डिजीज है, आप वायरल बोलो, आपने बोला कि पूरी की पूरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, पूरी प्लेटलेट काउंट ये बढ़कर, तो ये आपको, मुझे डराने के लिए नहीं, वो किस वजह से वो आप इतना बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं, मैं बता। तो एचबी के मामला इतना है, वो हम लोग सब मैनेज कर लेते हैं। तो उसमें भी याद रखने का, कोई भी बीमारी का इलाज याद रखने का सबब का इजाला है, सबब का इजाला है। अगर आप एनीमिक है, किसी ने आके बोला देख मैं एक्यूपंक्चर करता हूं, एक्यूपंक्चर से अगर आप एनीमिया ट्रीट कर रहे थे, एक सवाल पूछ के देखो, इनको खाने नहीं मिल रहे बराबर, ये माल न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से अगर उसको एनीमिया हो गया, उसको तुम एक्यूपंक्चर करके या मसाज करके इसकी खून कैसे बढ़ाएंगे? या किसी को कोई आड़ा टेढ़ा चलने से या आड़ा टेढ़ा हरकत से उसका कमर दुख रहा है, उसको बोला एक्यूपंक्चर करो या हिजामा करो, तो हिजामा ठीक है, उसको तकलीफ दूर देंगे, लेकिन वो ये आड़ा टेढ़ा चल रहा है उसका क्या? तो मरीज को अगर न्यूट्रिशन परफेक्ट मिल रहे हैं, उसकी डाइजेशन अगर सही नहीं तो डाइजेशन सही करो, या उसकी दूसरी क्या अज़्मा, मेदी अज़्मे, कब्दी अज़्मे, उरूक की अज़्मे, इधर कहाँ प्रॉब्लम है वो हिसाब से उसको मेंटेन करो, तब आप उसके एनीमिया का ट्रीट करेंगे। नहीं तो क्या बोलेंगे सर एनीमिया के लिए क्या टॉनिक दो, शरबत फौलाद दूं मैं क्या, मोमियाई दूं क्या सर, फिर जवारी जालिनूस दूं, फिर ये सब चीज वो सब दो, वो तरीका है, लेकिन उससे पहले सबब का इजाला किया करो एचपी के अंदर। दूसरा, जो डिफरेंशियल काउंट के अंदर डब्ल्यूबीसी, बेसिकली कोई भी इंफेक्शन के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है, उसमें इस्नोफिलिक काउंट बढ़ता है, एब्सोल्यूट इस्नोफिलिक काउंट, और आईजीजी आईजीएम, ये सब चीज खून में जो डिफरेंशियल इसके अंदर डराने के लिए इस्तेमाल करता है। आजकल आदिवासी भी आके बोलते सर आईजीजी बढ़ गया, बोलो क्या, पुलिस इंस्पेक्टर के पूछते हैं आईजी, आईजीजी, पेशेंट बोल रहा है आईजीएम बढ़ गया, आईजीजी, इसमें एब्सोल्यूट इस्नोफिलिक कमाल है, ये सब मुझे नहीं मालूम, मैं उनको मजाक में उनको मुंह में थप्पड़ मारता हूँ मरीज को, देखो मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम मालूम है, तुम्हारी मुंह से तुम्हारी प्रॉब्लम बोलो, नजला बोलो, जुकाम बोलो, नाक बंद बोलो, खांसी बोलो, तुम ये सब साइंटिफिक वर्ड मुझे मत सिखाओ, वो तुम्हारा लैंग्वेज नहीं है, वो हम लोग का लैंग्वेज है, रिसर्चर का लैंग्वेज है, दैट इज नॉट योर लैंग्वेज। तुम बोलो छींके आ रहे, नाक बंद हो रहे, अस्थमा की शिकायत, खुद बदबू, बू नहीं आ रहे, सर दुख रहे, सर भारी लग रहे, मुझे नहीं मालूम आईजीजी क्या है, आईजीएम क्या है, ऐसी ही बातें क्या करो। अब देखो आईजीजी आईजीएम ये सब चीज, स्नोफिलिक काउंट का बढ़ना, एब्सोल्यूट स्नोफिलिक काउंट का बढ़ना, खास तौर से याद रखने का, ये भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में बढ़ता है, नाम से डरो मत। जितने भी बॉडी के अंदर, जितने भी बॉडी के अंदर होने वाली इस इश्यू है, वो उस इश्यू की अलामत है, वो एक बीमारी नहीं है। अब डॉक्टर लोग ने क्या किया, उसको बीमारी के नाम से चेंज कर दिया, यानी कि आईजीजी बढ़ना एक बीमारी है, आईजीजी बढ़ना एक बीमारी नहीं है। एब्सोल्यूट इस्नोफिलिक काउंट, किसी को भी अगर ड्राई कॉफ हो गया या सफरावी खांसी आ रहे तो उसको इस्नोफिलिक काउंट बढ़ता है, तुमको बोलना ये बीमारी नहीं है, आपको फलाने बीमारी होने की मतलब एक निशानी है वो। तो जितने भी आईजीजी आईजीएम काउंट के लिए खास तौर से इस्नोफिलिक काउंट में नजले का ट्रीटमेंट करो। नजला भी दो किस्म का नजला है, बंद नजला और एक सफरावी नजला जो नाक के टपकता है, वो नाक में जो टपकता है वो काउंट एक्चुअली आईजीजी में ज्यादा होता है, जो एटिकेरिया टाइप की किस्म में आता है। और जो बंद नजला होते हैं, जो स्नोफिलिक काउंट जो बढ़ते हैं, वो खास तौर से याद रखने का, रात में 12 बजे सबसे ज्यादा मिकदार में स्नोफिलिक काउंट बढ़ता है। एक मरीज का स्नोफिलिक काउंट रात में चेक करो, वही मरीज का दोपहर में 2 बजे चेक करके देखो, आधे से आधा रहेंगे स्नोफिलिक काउंट, क्योंकि रात में हमेशा अस्थमा की शिकायत,
इस्नोफिलिक काउंट से लेके तमाम तकलीफ रात में 12 बजे होता है। ओके, तो डिफरेंशियल काउंट में डब्ल्यूबीसी बढ़ गया तो मतलब डब्ल्यूबीसी एक्सट्रीम बढ़ता है ब्लड किसके अंदर, ल्यूकीमिया के अंदर, एएमएल के अंदर सब ल्यूकीमिया, वो ट्रीटमेंट अलग, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग। नॉर्मली याद रखने का, बॉडी में कहीं ना कहीं ताफुन की शुरुआत, कई बार की कोई चीज एंट्री हुआ, उसकी एक निशानदेही है किधर, ये डब्ल्यूबीसी के अंदर का काउंट का बढ़ना। तो हमेशा याद रखना अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया, ये ज्यादातर ऋतुबी अमराज है, ये ज्यादातर ऋतुबी अमराज है, उसमें आपको गर्म खुश्क दवा देने का या सर्द खुश्क, यानी कि खुश्की से आपको इलाज करना। कभी इस्नोफिलिक काउंट शरबत खसखस से कम होगा क्योंकि शरबत सर्द खुश्क है। वही चीज अब्बे शिफा या गरम अब्बे अजरा की अब्बे तिंकार से भी होगा क्योंकि वो गरम खुश्क है, खुश्की से इलाज करो। अगर इस्नोफिलिक काउंट अगर बढ़ गया तो, लेकिन एक बात याद रखिए, डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो, तो डिफेंसिव मैकेनिज्म में मदद करने के हिसाब से वो चीज बढ़ गया, जिसे हमने फैगोसाइटोसिस, एंगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये सब डीप में नहीं जाना चाह रहा हूं। अब डिफरेंशियल काउंट में बेसिकली अक्यूट एंड क्रॉनिक में लिम्फोसाइट्स, ये सब चीज जो क्रॉनिक डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस है या कोई क्रॉनिक डिजीज में वो बढ़ते हैं, अक्यूट में मोनोसाइट्स वगैरह बढ़ते हैं। ये सब आपकी दिमाग किस हिसाब से उसको सेट किया, क्या चीज बढ़ने से एटलीस्ट आपको इतना ही होना चाहिए, कहीं ना कहीं पुरानी बीमारी है या कोई न्यू बीमारी है, या अक्यूट है या क्रॉनिक है, इतना भी आपको मालूम पड़ा तो आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाने में आसान रहेगी। तो ये जो टीसीडीसी बेसिकली ये एक निशानदेही है, ऋतुबी एक अमराज शुरू हुआ या है या होने वाला है, उससे अंदाजा लगता है। कभी टॉन्सिलाइटिस के अंदर, एक छोटा सा मिसाल बताओ, टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, कभी ये टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस की वजह से एक अक्यूट फीवर भी आ गया, तो भी कभी ये डब्ल्यूबीसी काउंट ऊपर नीचे आए थे। यही काउंट को आम पब्लिक को दिखा के डराता है कि काउंट बढ़ गया, एंटीबायोटिक चलाओ। अब यूके वगैरह में आप लोग जानते हैं, यूके से कनेक्टेड हो, यूके वगैरह में अगर आपको कोई सॉर थ्रोट हो गया या समझो आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया, फर्स्ट विजिट में आप अमोक्सिलिन या ऑगमेडिन लिख के नहीं देते, उनको कहते हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है, आप थोड़ा सा गर्म पानी से गार्गल किया करो, अगर उनके पास सब्जम रहा तो सब्जम से गार्गल किए होते, या आप नमकीन पानी से गार्गल किया करो, गर्म कॉफी पिया करो, वहां ज्यादातर रम पियो बोलते, रम, कोई गर्म चीज बॉडी को, या सूप पिया करो बोल के बोलते। और मरीज को बोलते कि हम ये 2-3 दिन, एक हफ्ते के एक तदाबीर बताते, उसके बाद में अगर आपको नहीं हो तो थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी हम चलाएंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उससे भी अगर नहीं हुआ तो थर्ड विजिट में हम आपको एंटीबायोटिक चलाना पड़ेगा। ये रूल सिर्फ रूल नहीं है, ये एक तकवा भी है, हमारे अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि आप कम से कम टैक्स वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं, टैक्स कम होना चाहिए ट्रीटमेंट में। हमारे ट्रीटमेंट में क्या 98% टैक्स और 2% फायदा रहता है, वो टैक्स ज्यादा भरवाना नहीं चाह रहे इलाज के नाम से। जैसे आप जानते कीमोथेरापी रेडिएशन में 98% टैक्स है, आदमी चले जाते हैं, 2% फायदा है उसमें। तो हमारे ट्रीटमेंट में कम से कम नुकसान कम होना चाहिए। इसे शराब है, शराब में 2% फायदा है, भूख बढ़ता है आदमी को थोड़ा, लेकिन वो मना क्यों, ममनू क्यों, हराम क्यों, 98% वो नुकसान दे। अब तुम कोई इलाज कर रहे हैं जिसको 98% नुकसान है और उनसे 2% फायदा है, तो तुम शराब के वही चीज इस्तेमाल कर रहे, नाम दवा के। तो वो यूरोप यूके वगैरह में कहते हैं कि भाई थर्ड विजिट में हम 3 डेज का एंटीबायोटिक चलाएंगे, ये तरीका है उनका मरीज से रिलेशन है। हम डायरेक्ट लिखते ही सर्दी जुकाम सुनते हैं ना बाबा, मेरा नाम खराब हो जाएंगे 2 दिन के बाद पेशेंट अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट भी मेरा दिमाग खाएंगे, डायरेक्ट ऑगमेंटिन, डायरेक्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिग्री मतलब एंटीबायोटिक चला देते। बाद में बेचारा अच्छा नहीं होते, फिर वो कंसल्टेंट के पास जाते तो कंसल्टेंट बेचारा परेशान होते, मुझे देना था मुझे दवा, वो सब जीपी वाले दे डाले, जीपी वाला सब दवा दे डाली, कंसल्टेंट क्या देंगे, मुंह देख रहे हैं पेशी मरीज के।
बोल नहीं सकते भाई मेरा दवा सब इन लोग ने बीएमएस वाले बीएचएमएस वाले लिख डाले। तो याद रखने का, एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ता है जब डब्ल्यूबीसी में कोई एरर है, अगर मुसलसल जैसे न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो रहे या दूसरा कोई डिसीज में कन्वर्ट हो रहे, वो टाइम पे आपको उसको एंटीबायोटिक चलाने की जगह पे हम यूनानी के हिसाब से एंटीबायोटिक भी चला सकते हैं। यूनानी की एंटीबायोटिक वो भी गर्म खुश्क या सर्द खुश्क यूनानी की एंटीबायोटिक है। यूनानी की एंटीबायोटिक मतलब खुश्की, यूनानी की एंटीबायोटिक यानी खुश्की, तरी को खत्म करो, जरासीम को तोड़ डालो, ये है यूनानी एंटीबायोटिक। बस इतना छोटा सा डेफिनेशन है यूनानी एंटीबायोटिक। मुंदमिले कुरु, दाफे, ताफून, ये सब बोलने की वजह खुश्की। यूनानी एंटीबायोटिक कोई भी खुश्क चीज ट्रीट करके देखो। ये आप देखते होंगे जैसे अमोक्सिलिन इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को बहुत लूज मोशन होता है। लूज मोशन की वजह भी एक खुश्की की वजह बनते हैं, सूखने की। जैसे साफी पी के देखो लूज मोशन होते हैं, सेम अमोक्सिलिन से भी होते हैं। दोनों रुतूबत को निकालते हैं तो फोड़े फुंसी भी बंद हो जाते हैं और ताफून भी बंद हो जाता है। तो बहरहाल टीसीडीसी में इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ध्यान रखो तुमको थोड़ा इशारा मिलेंगे। दूसरा एक होता है ईएसआर, जो रूटीन के अंदर, ईएसआर के अंदर भी उसकी जो डेफिनेशन है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन की जो रेट है पर आवर, खून कितने देर में तैनशीन होके तिलछड़ का जो साइज है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट रेट यानी सेडिमेंटेशन रेट। उससे मॉडर्न वाले ये कहते हैं कोई भी क्रॉनिक डिजीज में ईएसआर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? जवाब नहीं। टीबी हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, कैंसर हो, मलेरिया हो, कोई भी क्रॉनिक डिजीज मोर देन 2 वीक के अगर हो गया तो ईएसआर बढ़ता है। मॉडर्न मेडिसिन की फार्माकोलॉजी की जो पीएचडी निकाला है, जो फार्माकोकाइनेटिक्स भी जानते हैं, जो फार्माको डायनामिक्स भी जानता है और पैथोफिजियोलॉजी के माहिर हो, उनसे पूछ के देखो ईएसआर क्यों बढ़ता है। किसी के पास जवाब नहीं। अगर एक हकीम से पूछेंगे ईएसआर क्यों बढ़ते, परफेक्ट जवाब देंगे। ईएसआर का मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंट होना कब होता है मालूम? जब खून के अंदर बहुत सारे तोड़ फोड़ हो गया, जैसे डिफेंसिव मैकेनिज्म में, जैसे हम बोलते हैं ना कोई जगह पे कोई जंग हो गया, बहुत बड़ा जंग, जैसे अफगानिस्तान में पहले रशिया वाले आके हार के चले गया, फिर अमेरिका आके हार के चले गया, पूरी तोप, पूरी बड़े बड़े टैंक, बड़े शिप सब छोड़ छाड़ के चले गए और पूरा वहां की बंगार पड़े। ये एक किस्म का बंगार है ये सब, टूटे फूटे सेल की पार्टिकल, एपिथेलियल सेल की, डब्ल्यूबीसी, पूरी कचरा। तो याद रखने का, बहुत दिनों से यहाँ वार चल रहा था, जैसे पुराने जमाने में ईरान इराक का वार चलते रहता जमाने से, तो कचरा उतने बड़ा रहते वार के अंदर। तो एक पुरानी जंग चल रहा है बॉडी में, पुरानी जंग का एक जीता जागता सबूत है ये सर। ये मॉडर्न मेडिसिन वाले तुमको कभी नहीं बोले। ये है सौदावियत, क्योंकि कभी भी जंग के अंदर पहले सफरा उतरता है डिफेंसिव मैकेनिज्म, इसलिए तमाम एलर्जिक मैनिफेस्टेशन सफरा से होता है, एक्यूट में अर्टिकेरिया, ये आईजीजी, आईजीएम, ये सब पहले। फिर बलगम उतरता है जंग में, जैसे नहीं कि एरियल, जैसे नेवी लोग, टेरस्ट्रियल, अलग अलग रोग होते हैं जंग में। तो पहले सफरा उतरता है, सफरा अपना काम छोड़ देता है, बाद में बलगम आता है, फिर बलगम अपना काम छोड़ता है, सॉरी बलगम के पहले हवा आता है, एरियल, एयर मार्शल वगैरह, एयरफोर्स आता है, फिर नेवी लोग आते हैं, पानी वाले, बलगमी लोग लड़ता है, बलगमी सब लड़ने के बाद में लास्ट आते हैं सौदा। तो थोड़ा ईदी है, थोड़ा सुस्त है, लेकिन थोड़ा मजबूत है, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ऐसे जबल जैसे बड़ा पहाड़ जैसे खड़ा हो जाता। जब बीमारी सौदावियत में आ जाते तो आपको ईएसआर बढ़ावा मिलेगा। आपको अर्टिकेरिया एक ही बीमारी है, लेकिन उसमें ईएसआर नहीं मिले। छोटे मोटे ब्रोंकाइटिस में आपको ईएसआर नहीं मिले। ईएसआर हमेशा याद रखने का, बीमारी की जो क्रॉनिसिटी है, मुजमिनियत, जब मुजमिन इख्तियार करते हैं मुजमिन, तब ईएसआर बढ़ता है। तो ये ईएसआर बढ़ना कभी कभी हम लोगों के लिए, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं बाकी कोई इन्वेस्टिगेशन अगर किए न किए तो भी मैंने ईएसआर हमेशा चेक करता हूँ।
क्योंकि वांटेड टू सी वेदर इट इज क्रॉनिक और दिस थिंग्स। कभी कभी अच्छे खासा क्रॉनिक कैंसर के अंदर ये सर नॉर्मल मिलता है। कैंसर के अंदर भी सेकंड स्टेज में मुझे ये सर बहुत नॉर्मल, मैंने उनको बोलते फिर समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि हमेशा याद रखना 101% सीए का भी डायग्नोसिस लेबोरेटरी 100% नहीं करता है। वो नॉन हीलिंग अल्सर हो सकते हैं, नॉन हीलिंग वुंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। खुरूज खबीसा के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पास बहुत पेशेंट है सर, आपने हमारे गांव के मरीज को जो मरने वाले थे आखिरी स्टेज में आपने सही किया, इसे बहुत सारे पेशेंट आते, तो मैं अंदर से अंदर हंसता हूँ। मैं बोले ये मशीन की गलती है, लेबोरेटरी की गलती, इसे उन लोगों ने आपके ऊपर लेबल किया कैंसर के नाम से। मैंने इसको लेबर को खींच डाला, पाट डाला वो लेबल को, मैं अपने अंदाज से इसको ट्रीट किया, वो अच्छे हो गए। तुम लोग भी यही किया करो, लेबोरेटरी कुछ भी लेबलिंग करने दो, लेबल को निकाल डालो, मरीज को बोलो तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम मौत के अलावा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मौत और मौरूसी जेनेटिक या पैदाइशी बीमारी को छोड़ के तुम लेके आओ और तुम तकलीफ बोलो, मेरे पास उसकी सोल्यूशन, ये बोलने की हिम्मत रखा करो। तो ईएसआर बेसिकली कम होने के लिए मैं सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट करता हूँ। बॉडी की सेहत को थोड़ा सही करने के लिए सबसे बेस्ट है ईएसआर को कम करने के लिए माउलयात और सफूफ मुसक्किन। इम्यूनिटी कम होने से एड्स के अंदर भी ईएसआर बढ़ता है। सफूफ मुसक्किन जो है जिसके अंदर सत्ते गिलू है, टिनोफोर या कॉर्डिफोलिया, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, इम्यूनो बूस्टर है वो। इसके अंदर इलायची है, यूरिन आउटपुट बढ़ाता है वो। उसके अंदर तबाशीर है, ये बेहतरीन इम्यूनो मॉड्यूलेटर, क्योंकि मैं अक्सर जो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी बच्चे लोग के प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ये सर बढ़। माहौलयात आप जानते होंगे कि माहौलयात बेसिकली एक बेहतरीन दवा है जिसके अंदर केकड़ा, झींगा और बाम्बू अडोसा वगैरह है इसके अंदर, वो इम्यूनोमोडुलेटर। ये दो चीज से हमेशा ईएसआर बहुत जल्दी कम होता है। पेशेंट को जब तक जैसे अभी आप देखते होंगे इसमें बेसिकली ये एक मिनट है, बेसिकली कभी कभी रोमैटिज्म में आप देखते हैं, रोमैटिज्म में भी, रोमैटिज्म के रोमैटिक फीवर के अंदर भी बेसिकली शुरू में आवाज सुन रहा है ना? यस यस सर। क्योंकि फोन आ रहा है। तो ईएसआर के अंदर भी बेसिकली याद रखने का, ईएसआर जैसे रोमैटिक फीवर में ईएसआर बढ़ते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ईएसआर बढ़ते हैं, बहुत सारे डिजीज में ईएसआर बढ़ते हैं, जैसे डेंगू जैसे फीवर में ईएसआर नहीं बढ़ते। अब मैं मुख्तसर आपको एचबी और टीसीडीसी और ईएसआर हीमोग्राम की बात की, और उसमें और एक चीज आता है प्लेटलेट्स काउंट। प्लेटलेट्स काउंट भी इतना इंसान को मतलब डॉक्टर लोग ने डरा के रखी। एक छोटे सा सवाल का जवाब मुझे दो, अगर आपकी शुगर 150 के जगह उस 100 के नीचे भी अगर आ गए तो हमको चक्कर आते या वैसे हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चले जाते हैं, या थोड़ा अगर बढ़ गया तो कोई तकलीफ हो। आपकी बीपी 110/70 के जगह 60 के नीचे आ गए तो आपको चक्कर आता है। यानी बॉडी के अंदर कोई जो जरूरत इतना इंपॉर्टेंट चीज अगर इतना भी अगर कम हो गया तो आपको प्रॉब्लम। आप देखते हैं आपको जीपी में ये तो पेशेंट तो बहुत आया होगा, प्लेटलेट्स काउंट 1.5 to 2 लाख होना चाहिए। वो पेशेंट कभी कभी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केसेस इतना आते हैं आजकल 50, 40, 3000 की मेरे पास प्लेटलेट्स काउंट है। डॉक्टर ने इतना डराया एक बच्ची को, वो बच्ची अब बड़े हो गए, 2 नॉर्मल डिलीवरी हो गई उनकी। डॉक्टर ने एक बच्ची की स्प्लीनेक्टमी कर दी, ये प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने की चाहिए, उसकी बोन मैरो तक खोल के देख। मेरा सवाल ये, जो 150-2 लाख होना चाहिए वो चीज 30 में आके ना पेशेंट को ना कोई ब्लीडिंग की इश्यू है, सबसे ज्यादा ब्लीडिंग का इश्यू बोलते हैं ना, बोला तुम्हारे मुंह से खून आएंगे, तुम्हारी हर हेयर फॉलिक्स, ऐसा कोई सिम्टम्स किसी को नहीं होता है। कम से कम 1 लाख वाला चीज अगर 50 में भी आया तो आदमी बिस्तर पकड़ना चाहिए। ये साइंस कहते कि तुम
ये हमारी तजुर्बा बोलो इधर। मेरी तजुर्बे में 50 का भी 40 का भी, मतलब तुम घर जाओ सर, ये भाई ये तुमको बचपन से इतना ही था, तूने अभी चेक किया तो तुमको मालूम पड़ा, अब जब से तुम ट्रीटमेंट में भाग रहे, अब तुम्हारी तजुर्बा तुम्हारी साइंस की बातें मत किया करो, डॉक्टर की बातें मत। नहीं बोला वो डॉक्टर ने ऐसा ऐसा, मतलब वो डॉक्टर ऐसा बोला तो एक रिपोर्ट लेके वो डॉक्टर के पास जाओ। जब मेरे सामने बैठा है तो मेरी बात सुना मत। अभी तुम लोग इतनी इसमें गुरूर नहीं, घमंड नहीं, इसमें मैं कभी गुस्से से भी बात करता हूँ सामने, क्योंकि सामने वाला क्यों नहीं समझता मेरी बात, इसलिए मैं गुस्सा भी करता हूँ कभी। मैं मरीज को ये बोलता है कि तुम लोग सब छोड़ पाड़ के मेरे पास आए, अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं उन लोग के हिसाब से तुम्हारा ट्रीटमेंट करूं मेरी दवा से। जब मेरी दवा मैं ट्रीट करूंगा तो मेरे हिसाब से ट्रीट करूंगा। कुछ तो बोलते सर 250 हो गया शुगर, आप बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको कोई सिम्टम्स नहीं है, तुमको पेशाब बढ़ रहा नहीं, कुछ नहीं, आप बोले घर जाओ, उसने बोला 250 वाला तुम उसके पास जाओ। सर ऐसा कैसे? देखो मैं 250 के हिसाब से ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके लिए मेरे पास जवाब भी है, उसके लिए मेरे पास सफाई भी है। आप मुझे पूछेंगे तो 1 घंटा बैठ के मैं बताऊंगा 250 तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। तुम 180 की हिसाब किताब हो, उनका हिसाब किताब है। ये सब बोलने की हिम्मत तुमको कब आएंगे? जब तुम थोड़ा तजुर्बाकार, बाल सफेद हो गया, तुमको डरता है, तुमको रेस्पेक्ट करता है, बोलते इनके हाथ में बहुत शिफा है, इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये रखा है, तो वो तुम हजब अदब से सुनेंगे। अब मैं तो 58 59 का हो गया हूँ, लेकिन मेरे को सुन सुन के मैं 30 साल से मेरी अकल को, मेरी सोच को नहीं, मैं इन लोग इतना जानते हैं कि डॉक्टर साहब 30 साल में इस फील्ड में, तो बोलने के पीछे कुछ तो कुछ वजह होगा, इतनी कमेंट से डॉक्टर साहब बोल रहे तो लोग मान लेते, वरना यंग डॉक्टर बीओमस पास आउट करके ये सब कुछ नहीं, 250 शुगर नॉर्मल है बोल के भगा दिया, तो वो जाके डॉक्टर के पास जाके बोले वो बीओमस करके बोला 250 शुगर नहीं होता, ऐसा बोलना ही नहीं। गलत गलत मैसेज जाएंगे, गलत मैसेज जाएंगे। मौके की हिसाब से बातें किया। तो आप देखो ईएसआर किस जगह पे बढ़े, प्लेटलेट्स काउंट अगर बढ़ना भी है, आजकल जितने भी प्लेटलेट्स घटने की वजह सफरा, याद रखने का, कोई भी सफरावी डिजीज बॉडी में अगर है तो प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, और ज्यादातर ये बीमारी सफरावी लोग को होता है। सफरावी लोग को थोड़ा भी एक फीवर आ गया तो प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, खासतौर से वायरल। ये कभी बलगमी को कितने भी वायरल होने दो, उसको प्लेटलेट्स काउंट कम नहीं होता। ये सब बेसिकली मैं समझता हूँ, ये जो लेबोरेटरी फाइंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए था यूनानी डॉक्टर। मॉडर्न डॉक्टर को इतना फायदा नहीं मिलेंगे, उनके पास ये जवाब नहीं है। सबका प्लेटलेट्स कम क्यों नहीं होते, सबको ही प्रॉब्लम क्यों नहीं होते, सबकी डायबिटिक को वुंड क्यों नहीं होता, कुछ लोग अच्छा क्यों, ये हमारे पास है। अब तुम ये बोला करो ईएसआर क्यों बढ़े, उसके हमारे नजरिए से सोच के ट्रीटमेंट करो। प्लेटलेट्स काउंट, कोई भी पोस्ट वायरल, ज्यादातर पोस्ट वायरल कॉम्प्लिकेशन, जैसे वायरल चले गया बुखार, सर दर्द होता है, दैट इज पोस्ट वायरल हेडेक। कुछ लोग को ड्राई कफ होता है सफरा की वजह से, 6 महीना खांस रहे, एंटीस्टेमिन काम नहीं कर रहे, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेंट काम कर रहे हैं, तुम सिर्फ एक रतब चीज उठा के देख, शरबत उन्नाब 2 डोज में उसके अंदर तरी आ गया गले में, उसका खांसी कम हो जाती। लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए पोस्ट वाइब्रल में क्या मतलब है। पोस्ट वाइब्रल इन्फेक्शन का मतलब है कहीं ना कहीं खुश्की की तकलीफ हो रही है, तोड़ फोड़ की तकलीफ हो रही है। तो पोस्ट वाइब्रल में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होते हैं, उसके लिए सर्द खुश्क दवा दो, मशरूब आमला दो, शरबत अंजिबार दो, खमीरा मरवारिद दो, अब्बे मरवारिद दो, कुछ तो मरजान जहर वाला दो। अब्बे नरकचूर इज बेस्ट, अब्बे नरकचूर दो, शरबत अनार दो, शरबत अनारैन दो, शरबत अनार शिरीन दो, जवारी शनारैन दो, जवारी शाही दो, जवारी शामला दो, सफूफ सैलानिल दो,
कैप उम्मा जदीद दो, कैप राल दो। दुनिया में कौन सी तिब के पास है एक बीमारी के लिए इतनी दवा? इतनी दवा इसलिए बनी, मॉडर्न में सिर्फ वो पपाया लीफ का एक प्रोडक्ट आता है। इतनी दवा से प्लेटलेट्स काउंट क्यों बढ़ रहे? ये सब सर्द खुश्क दवा है, जिगर को थोड़ा ठंडा करो। तो मेरा कहने का मतलब फाइंडिंग्स, हिमेटोलॉजी फाइंडिंग्स में सबसे ज्यादा कयास व तजुर्बा हम कर सकते हैं, दूसरा नहीं। अगर तुम मॉडर्न के हिसाब से दवा दोगे एलर्जी बोल के, तो फिर आपको यूनानी के जरिए कोई चीज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक हिसाब से केमिस्ट्री फिजिक्स में कन्वर्ट करके हम आपको तरीके बता सकते। तो HB हो, TCDC हो, प्लेटलेट्स काउंट हो, ESR हो, इस चीज को किस वजह से, किस खिल की वजह से अंदाजा लगाओ। एटलीस्ट इतना मालूम पड़ो कोई एक्यूट हुआ है क्या, या कोई क्रॉनिक हुआ है क्या, या एक्यूट की साइड इफेक्ट है क्या। इससे आपको बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हो। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है। एक मीटिंग और है, एक CME और है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे मम्मी, बोलिए। तुम्हारी मम्मी? और जी सर, बोलिए ना, आप बोल हाँ रहे थे ना। हाँ सर, और एज उनका 68 ईयर्स है, और अभी सर उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ। वायरल इन्फेक्शन के बाद में जो उनको लास्ट लंग डैमेज हुआ था ना, तभी उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। मतलब खांसी भी हो रही है, उनका सैचुरेशन भी फॉल हो रहा था, और उनको ब्रेथलेसनेस भी हो रहा है, और वीकनेस बहुत महसूस हो रहा है सर। गुड गुड गुड, बहुत बेहतरीन एक ये चीज पूछी कि आजकल आप देखते होंगे पोस्ट कोविड के बाद, कोविड को हमने एक किस्म का समझो फ्लू है, यानी वायरल ही था वो। सबसे ज्यादा लंग्स डैमेज हुआ फाइब्रोसिस की वजह से। फाइब्रोसिस का मतलब खुश्कीपना, ये बूसतपना, ड्राइनेस हो। अब लंग्स एक ऐसी चीज है, उसको मैक्सिमम इलास्टिसिटी चाहिए। अगर एक हमारी लंग्स को अगर एक इस्त्री करके स्ट्रेट कर दिया जाए, तो एक लंग्स की जो लंबाई चौड़ाई है वो एक टेनिस कोर्ट की उतना बड़ा रहता है, उतना फैल सकता है। जब से ये जिसको भी अगर सपोज हमने एंटीहिस्टामिन, जो आदमी एंटीहिस्टामिन ज्यादा इस्तेमाल किया, और उसको एंटीहिस्टामिन के साथ साथ अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो, वायरल हमेशा ये बुसत की तरफ लेके जाता है, तो वो फाइब्रोस होता है। उस फाइब्रोस की वजह से याद रखने का एक पॉइंट, किसी का मोबाइल चालू है स्पीकर, ये खांसी बंद न होने की वजह से हम लोग छोटे मोटे जीपी के पास जाते हो, जीपी सीपीएम रग्जा सीपीएम के वक्त चलाने की वजह से मजीद लंग्स के अंदर फाइब्रोस होता है, क्योंकि क्लोरोफिनोरामिन मैलिएट अक्सर काम करता है, खुश्की की काम करता है। वो ये जो खांसी आ रहा है खुश्की की वजह से, टस्के की वजह से, इसमें एक्सपेक्ट्रेशन नहीं आता है। तो इसमें आपको चाहिए उसकी तरी, उसकी रुतूबतपना लंग्स की वापस लाना। तो एक कॉम्बिनेशन लिखो आप, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, एक शरबत उन्नाब 2 टीस्पून बीडी। उसके लिए सबसे बेहतरीन एक दवा है जूफा। जूफा मुफरत के तौर पे, जूफा और बनफशा, ये दो चीज बेहतरीन चीज है ऐसे डिकॉशन के तौर पे। अगर किसको लंग्स को साफ करना चाहिए, सिगरेट पीने वाला हो, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो गए हो, तो अब लिखो, एक तो सुबह और रात में आप शरबत उन्नाब 2 टीस्पून बीडी। एक होता है दवा है COPD थर्मस का, जिसके अंदर जूफा मुरक्कब है, जूफा का कंटेंट है 10 ग्राम। और लोगों के सपिस्तान खयार शंबरी, लोग के सपिस्तान खयार शंबरी ने खमीरा आब्रेशम शीरा उन्नाव वाला, सॉरी, खमीरा आब्रेशम शीरा उन्नाव वाला बेहतरीन चीज है फाइब्रोसिस के लिए। सिर्फ वाहिद दवा भी काफी है, 2 टाइम 3 ग्राम बीडी। ये कॉम्बिनेशन हो गया। सर उनकी शुगर भी हाई रह रही है, तो शुगर की दवा दे दो ना तुम। जी सर। ये तुम्हारा अमर हिकमत इस्तेमाल होना चाहिए। दवा से उनको 75-70% फायदा हो रहा है, लेकिन उसको 25% उसको 15% उसको शुगर बढ़ रहा है, तो शुगर कम होने की दवा दे दो। गॉट इट? जी सर, अच्छा। हाँ अस्सलाम जी सर। सर। और एक कॉम्बिनेशन उसको ये भी दे सकते हैं, खमीरा
शरबत बनफशा 2 टीस्पून बीडी और खमीरा अब्रेशम खमीरा अब्रेशम शीरा उन्ना वाला तरी पहुंचाओ। या अगर आप सर, सर इसमें खमीरा अब्रेशम हकीम अजमल वाला कब आएगा? आ जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। टेस्ट के लिए हैं? हेलो, हाँ सर, के लिए डॉक्टर वीकनेस के लिए वीकनेस माहौलियात चलो, माहौलियात 1 आउंस बीडी, एक हफ्ते में वीकनेस कम हो जाएगी। सर अस्सलाम सर, इरशाद फारूकी बॉम्बे से। बोलिए सर ये जो लंग्स में सर ये जो मेडिकल फेल कर और देते हैं ना, मीठी दवाएं दे दूंगी, मीठी दवाएं देती हूँ तुम्हारे स्टेरॉइड से तो अच्छा है। भैया को हेलो? बोलना। हेलो, बोलिए। हाँ सर ये जो मेडिकल में अनफिट कर देते हैं लंग्स का ओल्ड स्कार हाँ। रहता है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है सर? बेसिकली जो दुबई जाने के टाइम ये एक्चुअली जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हो या Yes, पुरानी जो कॉक्स होते हैं तो कॉक्स में थोड़ा सा व्हाइट पैच आ जाते हैं। यस सर, यस सर। बेसिकली वो ट्रीटमेंट हो चुके हैं, उनको भी मालूम है दुबई वाले को भी, हाँ लेकिन उनको एक बार वो पैच देख लिया तो फिर लोग नो एंट्री मार देते हैं किसके अंदर हाँ। मेडिकल हाँ, बहुत सारी। सर। तो लेंस को क्लेंस करने के लिए सबसे बेस्ट मैंने एक चीज बताया आपको, हाँ सर। जूफा आता है ना, जूफा, हाँ सर। जूफा और बनफशा को हम वजन लो, उसको या तो पाउडर करके आप समझो 2 ग्राम बीडी शहद के साथ दो, ओके सर, या उसका टी बनाओ, ओके सर, चाय बना के दो, उसको थोड़ा सा डाल के बॉईल करके उनको पियो बोल। ओके सर। और एक चीज उसके लिए माउल हयात जो है ना, हाँ सर। वो एक बेहतरीन काम करते, थोड़ा सा हीलिंग, बेसिकली स्कार है वो, कोई मसला नहीं, उनको भी मालूम है, लेकिन वो आदत हो गई उन लोग को करना। हाँ सर, सऊदी, दुबई, कुवैत। खास तौर से मेडिकल में तो बिल्कुल एंट्री नहीं, मेडिकल प्रोफेशन में जा रहा तो माहौल हयात उसमें ऐड करो। हाँ सर। और खमीरा अब्रेशम शीरा उन्ना वाला ओके सर। 1 महीना 2 महीना चलाओ, हाँ सर। ये हो जाता। सर पोस्ट कोविड लंग्स में मुंजिज जो है सर, मुंजिज पाउडर वगैरह का कुछ रोल है सर? नो 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 नो, क्योंकि पोस्ट कोविड में याद रखने का फाइब्रोस्ट हो चुके हो, हाँ। वहां आपको तरी पहुंचाना है, रिजल्ट मिलेंगे ऐसा नहीं है। उसमें बही दाना, हाँ सर। वो बेहतरीन काम करते। कौन सी बही दाना? हाँ सर। सर बही दाना का कोई भी प्रोडक्ट अगर मिलेंगे, लोग के बही दाना, हाँ, लोग के बही दाना बेहतरीन चीज है इलास्टिसिटी को वापस लाने के लिए। जो दम फूलता है, सीओपीडी की केसेस, चलने में सांस फूलता है, दिस आर ऑल जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट। सर आजकल टुडे डिस्कशन सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। एक मिनट सर, एक मिनट। आज के लेक्चर के हिसाब से सर एईसी काउंट अगर बढ़ रहा है तो आईजीई और आईजीएम और आईजीजी ये काउंट बढ़ रहा है, तो ये मतलब ये जो है सो वुमन जो है सो लंग्स एलर्जी में भी बढ़ रहे हैं और स्किन एलर्जी में बढ़ रहे हैं, तो हमको कुछ पर्टिकुलर आईजीई और आईजीएम और आईजीई के लिए कुछ पर्टिकुलर सेपरेट दवाएं देना पड़ेगा या सफरई की दवाएं इस्तेमाल करना पड़ेगा? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें याद रखो डॉक्टर साहब, सिम्टम्स के एतबार से देखना। सबसे पहले लंग्स में अक्सर याद रखने का, लंग्स में जो भी इश्यूज होता है, हम लोग क्या करते हैं, लंग्स में अगर है तो हम बलगमी मानता है, राइट? राइट, यस सर। जब से याद रखना है, सबसे ज्यादा लंग्स में असर होता है सफरा से, क्योंकि लंग्स का तगजिया सफरा करता है। कोई भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन लंग्स के जरिए स्टार्ट होते हैं। जो बलगमी खांसी, बलगमी अमराज एक अलग चीज है वो, क्योंकि इंसान बाहर से, याद रखने का ये पॉइंट, इंसान की जिस्म बाहर से ताल्लुक रखता है, यानी बाहर की चीज सबसे पहले फॉरेन बॉडी के तौर पे क्या दाखिल होता है? हवा। क्या होता है? हवा। बाद में माकूल मशरूब। तो हवा में होने वाली जितने भी इश्यूज को सबसे पहले मैनेज करते हैं सफरा, खांसी के जरिए, छींक, खांसी, ये सब चीज में एक सफरा का दखल है। इसलिए जो आईजीजी या काउंट बढ़े तो जिसको छींके आते कसरत से, एलोपैथी वाले सेट्रिसिन देते हैं। हम लोग क्या करते, शरबत खसखस, बरशाशा, अब्बे नजला, जिसके अंदर कसकस हो। खसखस का मिजाज क्या है? खसखस का मिजाज सर्द खुश्क है। तो हमेशा याद रखना है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है
कभी कभी ऐसा लगता है ट्रीटमेंट में यूनानी एलोपैथी का बाप भी बन जाता है। एक्चुअली हमारा बाप तो वही है ना, उनका बाप हमें है। तो कभी कभी यूनानी वाले भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे दवा इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं कि सिम्टोमेटिक नहीं देता है। तो जब एलोपैथी वाला बड़े बातें करते वो हम उनका बाप है हम। तो इस जगह पे आपको कभी कभी मुझे एक अब्बे शिफा में ज्यादातर आईजीजी आईजीएम का इलाज होता है अब्बे शिफा से। अब्बे शिफा टैब शिफा काफी होता है, लेकिन कभी कभी अब्बे शिफा टैब शिफा में बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता है मुझे, तो मैं उनको सर्द खुश्क दवा दे, गर्म खुश्क सर्द खुश्क दवा देके तो उसको फायदा मिलता है। वो भी पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट, आईजीजी आईजीएम और बलगमी और सफरामी में एक ही अलामत नहीं मिलता है। कुछ लोग आप सिर्फ एक अब्बे शिफा क्या दवा दिए सर, वो अब्बे शिफा की वजह से मेरा हर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन कम हो गया। कुछ लोग को अब्बे अर्टिकेरिया के लिए सफूफ किस्मिसी अच्छा काम करता है। सफूफ किस्मिसी का मिजाज सर्द खुश्क है। अब यहाँ आग जल रहा है, अब आपने आग से जला, आग हाथ से आपने आग को बुझा दिया। हाथ क्या है, सर्द खुश्क। आग जल रहा है लंबा अच्छा खासा, हाथ से बुझा के बताओ तुम्हारी हाथ जल। अब आपको पानी डालना पड़ेंगे, यानी आपकी उसूले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो गई। तो सेम चीज जो है ना, अक्सर आप देखते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस वगैरह में जब आप किसी के अस्थमा को सही किया तो उसको खुजली स्टार्ट हो जाती है। जब आप खुजली की दवा दिया तो इसको वीजिंग स्टार्ट हो जाती है। और पुराने हकीम लोग ये बोलते थे तो एलोपैथी डॉक्टर हंसता था, आजकल डॉक्टर भी हंसना शुरू कर दिया। और अस्थमा सही मत करो, खुजली आ जाएंगे, खुजली सही किया तो ये प्रॉब्लम इसलिए होता है। अस्थमा गर्मी सर्दी का बीमारी तो उसको गर्म दवा से इलाज किया, इतना गर्म दवा दिया तो उसका खुजली स्टार्ट हो गया। तो आपको चाहिए इन मुतदिल में मिजाज को रख के, खुश्की से तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, तरी होना चाहिए, लेकिन हरारत उसको देना ही देना है। वहां आपकी याद रखना, वहां आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी तकवा, आपकी फंडामेंटल जो नॉलेज है रुतूबत और ये वो आपका काम करे। आपको रिजल्ट अगर नहीं मिल रहे हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, अब्बे शिफा, मेफ्सिल, अफसल, मतलब पूरी गर्म दवा से ट्राई करता हूँ। या मुझे ऐसा लगता है ये टिपिकल रुतूबी है तो मैं अब्बे शिफा देता हूँ। ये पूरा दवा दे के उसको मेफ्सिल अब्बे शिफा, उसको नहीं हो रहा फिर मैं शरबत खसखस कैप हताश तिरिया के नजर, मतलब फट करके उल्टा, एकदम उल्टा। पेशेंट बोलते आराम है। तो आपको 3 या 4 ट्राई मारने की जरूरत नहीं पड़े। एक शायद आप मिस हो सकते, दूसरे में आप मिस नहीं हो सकते। अगर आप आड़ा टेढ़ा दवा लिखा तो मिस हो सकता, करेक्ट आपको मालूम मैंने क्या दवा दी है इसको, आप उनको बिल्कुल फायदा नहीं। तो एकदम अगर समझे दिन से आपने इलाज किया तो दिन छोड़ो, अभी रात से इलाज करो। ओके डॉक्टर साहब, ओके 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 अस्सलाम वालेकुम सर। आई होप यू सैटिस्फाइड। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक मरीज है, एक मरीजा है, वही पोस्ट उसका उसको कॉक्स था और अभी सर यही है कि ये तो समझ में आ रहा है कि उसको खुश्की का गलबा है, लेकिन साथ वो रुतूबत उसको हमको देना है, रुतूबी गिजा, लेकिन सर गर्म टेम्परामेंट में दे, सर्द में नहीं, क्योंकि उसको एट ए टाइम दूध से भी एलर्जी है, अंडा से भी एलर्जी है, मतलब कोई सी भी चीज जो फर्स्ट वाली कुव्वत फाइल है उसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर। डॉक्टर साहब देखिए, मर्ज़े एलर्जी आती है, कभी गर्मी, मतलब इस तरह की चीजें हो रही है ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या, मर्ज़े दुबूल। जी। क्या है मर्ज़े दुबूल? दुबला होना, तहलील होना, खुश्क होने की एक बीमारी है, उसकी अलामत है। तो इतना खुश्क होता है कभी लंग्स फट जाते, कैविटी बन जाती। अब यूनानी में दवा देने के साथ साथ जैसे कुर्से सरतान काफूरी है, कुर्से सहर है, जो क्लासिकल नुस्खा में माउलियात वगैरह, तो वो सब चीज एक ठंडक के साथ साथ थोड़ा तरी भी पहुंचाना। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे हर दूध उनको सूट नहीं होता। दूध में सबसे बेहतरीन दूध है बकरी का दूध। किसके लिए? ये कॉक्स वालों के लिए, क्योंकि तरी पहुंचाते हैं, माउल जबन जैसे। तो आप आपके पास 2 ऑप्शन है उसकी तरी पहुंचाना। उसको सर्द तर मत दो, सर्द तर से उसको ताफुन और बढ़ने का। उसको गर्म तर दवा की कोई भी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते। गर्म तर में याद रखने का, गर्म तर सुनते ही आप गर्म तर में गर्मी कम, तरी सेकंड होना चाहिए। अगर आप गर्म तर दे रहे लेकिन तरी कम है, गर्मी ज्यादा है,
तो वो आपको इसके, तो उसके हिसाब से आप इतना ये मत करो, आप ये पेशेंट को राइट लो, माओलियात चलाओ, जी सर, और आप उनको माओलियात के साथ में शरबत उन्नाब चलाओ। जी सर, ओके, ठीक, थैंक यू सर। एक के तौर पे एक अब्बे मेहदी ओके की एलर्जी, जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, और उसको एसोसिएटेड क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं वो हिसाब से आप उनको मैनेज करो। जी सर, जैसे ही यदि दूध वगैरह कुछ लेती तो वीजिंग वगैरह भी होने लगती है, ये मतलब देखो, यही होता है उनको। एक सुनिए, एक किताब में मैंने पढ़ा, एक आदमी, एक पुराने डॉक्टर ने तकरीबन लाखों लंग्स ये ट्यूबरकुलोसिस मरीज को ट्रीट किया। उसकी ट्रीटमेंट क्या था मालूम? बकरी की दूध में 4 लहसुन का छिलका बॉयल करके, लहसुन को इसमें कुचल के बॉयल करके पीते। लहसुन एक्चुअली सल्फर है, लहसुन एक दाफे ताफुन भी एक क्रॉनिक लंग्स के लिए सबसे बेहतरीन चीज है वो। तो आपको बलगम का शिकायत भी नहीं होगी, इसको एलर्जी भी नहीं होगी। कुछ लोग उसके अंदर कुरकुम यानी कि हल्दी भी डाल देते। जी सर, ओके बहुत जज़ाकल्लाह सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। डॉक्टर शुजात बोल रहा हूँ सर, दुबई से। यस यस, कैसे हो? अरे सर अच्छा हो, आप कैसे, कभी आ रहे सर इधर? इंशाल्लाह ये महीने लास्ट में, अभी इन लोग छोड़ता नहीं है ना। अरे आओ ना सर, सब सारा ज्ञान उधर ही हो रहा है। अरे रे सर, ऐसा ध्यान कहाँ है यार, मेरे पास कुछ नहीं, तुम लोग के पास जीरो है, मेरे पास तुम लोग के पास नेगेटिव, मेरे पास जीरो है, तुम्हारे पास नेगेटिव हो सकता है। इसकी वजह से कुछ लोग इसमें वो सही बड़े ज्ञानी और ज्ञानी है, चुप बैठे, तो मेरी बात खाली स्केल सुन में रहे, तो नहीं। बड़े ज्ञानी लोग इसके अंदर मौजूद है। अच्छा सर, आप ये जो रिपोर्टिंग आप बता रहे थे ना, रिपोर्ट्स कंप्लीट ब्लड काउंट की, सर यहाँ पर तो जो है ना, यहाँ के जो लोकल लोग हैं मोस्टली, या जो एक्सपर्ट्स भी है ना, वो रेगुलरली अपना ना फुल ब्लड चेकअप कराते रहते हैं ना। तो यस, मेरे पास एक पेशेंट आया था हिजामा के लिए, तो बोल रहा है कि मेरा सीरम फेरेटिन हाई हो गया, या तो मुझे हिजामा करना है। तो मैंने बोला यार तुम्हारा सीरम फेरेटिन हाई कैसे हो गया, वो तो बताओ। या तो बोला कि मैं वो फुल ब्लड चेकअप कराया अपना, तो मेरा जो है ना सीरम फेरेटिन लो निकला। तो मेरे को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया फेरेटिन के, बोला कि अब इससे तुम्हारा फेरेटिन जो है ना बढ़ जाएगा। और उसके बाद फेरेटिन एकदम हाई हो गया। 800 हो गया, कुछ 1200 हो गया। अब तो मैंने बोला फिर तुम दोबारा नहीं गए उसके पास? तो बोला नहीं वो बेकार डॉक्टर है, तो मैं नहीं गया उसके पास। तो इस तरह से जो आपकी बात है ना कि ये रिपोर्ट को देख करके जो इलाज होते हैं ना, उसमें ना वो बैकफायर भी होता है। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, मैं तबाबत बंद कर रहा हूँ, सीरियसली बोलता हूँ अभी भी। उसकी मेन वजह क्या मालूम? इन लोग मरीज कॉन्शियस नहीं है, मरीज को क्या चाहिए वो नहीं मालूम उनको। वो आके इतनी सारी रिपोर्ट हमको ढोल के हमारे सामने से बोलते ये सब सही करके दो, शुगर सही करके दो, ये हम कुछ कर ही नहीं सकते। सही, मैं भी ऐसे ही उससे रहता है सर कि भाई, 250 करते जो पेशेंट आते तो मैं उनको तबाबत छोड़ो ना, कुछ बोलता ही नहीं हूँ। हमको सिखा रहे हैं ये सही करो वो मत करो, क्या भाई फिर हम क्यों बैठे? इसीलिए मैं बोलता कि तबाबत का सिलसिला करना है, हमारे सामने सरेंडर करो, ऐसे लोग को इलाज करो, बोला ना अच्छे डॉक्टर के पास प्रिस्क्राइब करके रेफर करो, छोटे मोटे लोग से बातें। इसलिए मैं हमेशा कहते थोड़ा बहुत तकवा है, कॉन्शियस, उनसे इलाज किया करो जो तुम्हारा। एक पेशेंट और था मेरे पास सर, मैं हाँ, बॉम्बे में इमरजेंसी में था, तो उसका रात को मैं ड्यूटी कर रहा था मलाड में। तो उसका प्लेटलेट जो है ना 11,000 या कुछ 9,000 था। तो मैं बोला तो भाई चल के कैसे आ रहा है? बोला मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं अभी छुट्टी उट्टी करके आ रहा हूँ, मैं पूरे दिन ऑटो चलाया। मैं बोला यार ये तो बड़ा गजब आदमी है, ये तो 11,000 या 9,000 पे, अच्छा कुछ भी सिम्टम्स नहीं, कुछ भी ब्लीडिंग नहीं, कहीं से भी कुछ भी नहीं ना, इवन पैचेस थे कहीं पे, बट पेशेंट वाज कम्प्लीटली ओके। तो मैं बोला यार ये तो गजब ही, आप वो एडमिशन कर रहा हो, इमरजेंसी है, बम्बई है, वो तो आपको मालूम है कैसा होता है उधर। आईसीयू में डाल तो देंगे मैंने सीएमटी के साथ। हाँ, तो पेशेंट को एडमिट कर लिया, बाकी वाइटल सब ठीक ठाक। बोला कि वो तो एडमिट होने को तैयार भी नहीं, वो इस वजह से रात में 1 बजे 2 बजे किसी ने बहुत ज्यादा उसको डराया, तो फिर आया करके। मैं दोबारा फिर से चेक किया, फिर से उसका वही कुछ 13,000 आया। बोला अभी लगता है कुछ मैटर्स किया है, चलो भाई एडमिट कराओ उसको, थोड़ा स्टेरॉइड वही ना, सब मालूम है ना आपको, वो दिया भी। दूसरे दिन सुबह में रिपोर्ट करा तो 25,000 आ गया। बोला सही हो गए।
तो मतलब इस तरह की चीजें रहती है, सिम्टम्स जो है ना, क्लिनिकल सिम्टम्स और पेशेंट का असेसमेंट, पीटे ज्यादा हुआ तो बहुत बड़ा पीटीआईआर और अपना ये लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत वगैरह बड़ा करके देख लेने का। अगर वो बहुत सब बड़ा जल नॉर्मल हो रहा है तो मुझे लगता है घबराने की जरूरत नहीं रहती है ये चीज। बहुत बड़ा जलजला है, बहुत बड़ा दलदल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ एक दो अजमल या 2-3 हकीम लोग बिन के कितने को चिल्लाएंगे, कितने को क्या बोलेंगे। आप तो ये सब अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना के टाइम पे क्या क्या हुआ था। पॉजिटिव नेगेटिव वाले को बीमारी, पॉजिटिव वाले को सिम्टम्स, सिम्टम वाले को नेगेटिव, अभी नेगेटिव पॉजिटिव कोई नजरिया नहीं। जिसको तकलीफ है इलाज करो यहाँ पर अपना घर पे। यहाँ पर एक फिर और भी मेरे पास हिजामा को निकला है, तो मैंने बोला कि आपने कितनी वैक्सीन लगाई कोरोना की? बोला मैंने 7 ही लगाई कोरोना की, फिर भी मुझे कोरोना हुआ। 7 वैक्सीन। बोला मैंने हमारे जिगर की नजदीक मैं लगवा लेता था। हमारे सिस्टम को सुकून से पढ़ो, आजमाओ, तजुर्बा हासिल करो। ज्यादा ज्ञानी बनने की, किताब पढ़ के ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। किताब की ज्ञानी हमेशा तकलीफ देता है। पढ़ना है तो तजुर्बे से ज्ञानी बनने की कोशिश करो। सर एक इम्पोर्टेंट जानकारी चलते चलते आपसे चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हम यहीं रोकते हैं। सर ये जो डर्मा, सर इसके लिए सबसे पहले हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने सुपर स्पेशलिटी की तरफ स्किन को सुपर स्पेशलिटी की तरफ कन्वर्ट किया। जो सर आपने डर्मा की क्लास कराने जा रहे हैं, सर इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी चाहिए। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हम आपसे अभी हम सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें रहेगा, लेकिन हम डर्मा से रिलेटेड जो आप एक पैरामीटर ला रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे सर हम आपसे। देखो डर्मेटोलॉजी में बेसिकली अभी हम लोग को ये जो 15, 16, 17 आप तक आ गया होगा। मैंने एक डर्मेटोलॉजी के लिए एक बाकायदा 4 डेज का एक क्लास रखा है, जिसके अंदर पेइंग क्लासेस है वो। उसमें एक तफसील से, मतलब तफसील का मतलब थोड़ा बहुत हम जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, हमने लेबोरेटरी फाइंडिंग के हिसाब से अलग हमारे यूनानी के जरिए डर्मेटोलॉजी में कैसे मैनेज करेंगे। मॉडर्न में डर्मेटोलॉजी की लिमिटेशन आप लोग जानता है, वो लिमिटेशन को हम लोग कैसे फायदे में उठाएंगे, उनकी नुकसान हमारे फायदे में, उनकी डीमेरिट हमारी मेरिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसे सब लोग जानते भी है, कुछ लोग अच्छे खासे ट्रीटमेंट भी करते हैं किसमें डर्मेटोलॉजी में। तो थोड़ा और आइडिया रख के, थोड़ा और कैफियत के जरिए अगर आप इसको इलाज करेंगे, किसको डर्मेटोलॉजी को, तो छोटी छोटी चीज से, घर के अंदर की छोटी छोटी चीज के बड़ी बड़ी स्किन की डिजीज को इलाज करते। इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा अच्छे अच्छे नुस्खे, जो मेरी जाती नुस्खे, कंपनी के नुस्खे भी आप लोग के साथ शेयर करें, ताकि तुम अपनी क्लिनिक में बना के रखे इस नुस्खे को। और वो उसको थोड़ा सीरियस लेता है, क्योंकि मैंने उसको पेइंग क्लास रखा है। कुछ लोग इसमें इसके 50% लोग उसमें भी आते हैं, तो वो मिस मत करो। 4 दिन का है, 2 दिन लेक्चर्स, 2 दिन लेक्चर और 2 डेज Q&A सेक्शन है इसके अंदर। उसमें पूरा हम लोग तफसील से कौन सी दवा कौन सी कंपनी का अच्छा है, कितना, मतलब हाउ टू यूज, सादा एक कुर्से अल्कली भी स्किन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, मशरूब आमला स्किन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। दिस ऑल थिंग्स विल डिस्कस इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे अभी शरबत वाला कॉम्बिनेशन था सर, वो प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। क्या शरबत उन्ना भी अपना पहला कॉम्बिनेशन बताए थे लंग फाइब्रोसिस के लिए सर। शरबत उन्ना, खमीरा आब्रेशन कीरा उन्ना वाला जी, और अरमस का एक प्रोडक्ट आता है दवाएं COPD जी मालूम है वो जी। वो COPD में अच्छा रिजल्ट मिलता है, तजुर्बा है मेरा, मैंने खुद इस्तेमाल करता हूँ। उसके अंदर जूफा मेन कंटेंट है, वो 10 ग्राम नाइट में, खमीरा आब्रेशन कीरा उन्ना वाला सुबह 3 ग्राम, शरबत उन्ना 2 टीस्पून BD। अगर मरीज थोड़ा थका हुआ परेशान आ रहे तो उसके अंदर आप माउल हयात ऐड कर सकते हैं। खांसी की अगर ज्यादा शिद्दत भी हो रही तो दवाएं सवाल आते हैं, हरमस का एक पाउडर है, वो भी बेहतरीन है, काइफेल है इसके अंदर, काइफेल, वो एक आधा टीस्पून सुबह शाम इस्तेमाल करें तो भी अच्छा रिजल्ट। ओके, थैंक यू सर। मैं से बात कर रहा हूँ सर, बेतिया बिहार से। छोड़ेंगे नहीं सर एक क्वेश्चन है, 100 रुपए बस लास्ट क्वेश्चन के बाद छोड़ेंगे नहीं ये लोग।
सर एक मरीज है जिसको हैज बंद होने के बाद जो है बदन में बहुत गर्मी रहती है और पसीना बहुत निकलता है, गर्मी बहुत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है, और साथ साथ उसको कमर में दर्द और सियाटिका का भी प्रॉब्लम है। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं सर? अगर ठंडी दवा देते हैं तो कमर का दर्द बढ़ जाता है। एज क्या है उनकी? एज उनका 55 ठंडी दवा आपने जिक्र किया, ठंडी दवा राइट? ठंडक में कितनी चीज है? ठंडक में दो ठंडक है, एक सर्द तर भी है और एक सर्द खुश्क भी है। अगर तुम्हारी मरीज बलगमी है तो सर्द तर दवा मत दो, सर्द खुश्क दो, कोई तकलीफ नहीं होगी इनको सर्दी से, समझा? तो यहाँ आप जवारी शाही दो, सर्द खुश्क है, दिमाग भी थोड़ा सुकून में रहेंगे, अतराफ वाले को भी थोड़ा सुकून मिलेंगे। जवारी शाही 10 ग्राम, ये एक्चुअली पोस्टल सिंड्रोम होता है कुछ लोगों को सब होते हैं। जवारी शाही 10 ग्राम मॉर्निंग, एक अब्बे असगंध 2 BD, असगंध मुसक्किन है, मुनव्वी में मुकव्वी है, मुकव्वी आसाब भी है, ये 2 दवा चलाओ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने काफी आपका वक्त लिया और एक हिमेटोलॉजी और यूनानी कांसेप्ट दोनों क्लियर हुए। मुझे लास्ट क्वेश्चन ये कुछ पूछना चाह रहे हैं तो इनकी बात को भी इग्नोर ना किया जाए। कौन बोलिए सर? इसमें मुंजिज मुस्लिम दे सकते हैं क्या? मुंजिज मुस्सिल दे सकते हैं, लेकिन और एक बार क्लियर करो, मुंजिज मुस्सिल का तरीका है कि कभी जे भी खिल्त के अंदर गैर तबई मिकदार और कमियत और कैफियत के हिसाब से तुम्हारी अखलाक में कोई चेंजेस आ गया तो उस अखलाक को सही नॉर्मल लेवल में लाने के लिए मुंजिज मुस्सिल थेरेपी करता है। अगर उसको ज्यादा कोई खिल्त की ज्यादती है, बलगम की या सौदा की ज्यादती है, तो मुंजिज मुस्सिल थेरेपी कर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र बेसिकली छिन्न कहूलत है। ओके, छिन्न कहूलत में ज्यादातर रुतूबी प्रॉब्लम होते हैं, तो इस जगह पे आप मुंजिज बलगम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एंग्जायटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हरमास का जो इजी नफ्स आता है उसका यूज बता दीजिए, उसका किस किस डिसीज में हम यूज करते हैं, उसमें क्या? सडन जो अस्थमा होता है ना, सडन, जैसे सालबुटामोल वगैरह, मतलब ब्रोंगो डायलेटर है वो। ओके सर। कांसी में भी इस्तेमाल कर सकते, बोलते बच्चे बहुत सांस पे, 2 इजी नफ्स दे दो, फौरन उसकी सांस नॉर्मल आएंगी। इट्स अ ब्रोंगो डायलेटर। सर जो लोग एलर्जिक होते हैं और रात में उनको उठ के बैठ जाते हैं, सांस नहीं आती, ये वर्क करे? देख सकते 2 BD। ओके सर, थैंक यू।